सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी धमाके का अहम मुलजिम पकड़ा गया है। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भी भारत निकला। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलअदम BLA के मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द फरीद बलोच को गिरफ्तार कर लिया। फरीद बलोच को पाक अफगान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने कलअदम BLA की मदद से मंसूबे पर अमल कराया। गिरफ्तार मुलजिम ने भारत से होने वाले राब्तों से मुतालिक तमाम राज उगल दिए हैं। फरीद बलोच ने बताया, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने इस दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार ने अफगानिस्तान में मुलाकात करके मंसूबे से आगाह किया। रॉ एजेंट ने नोशकी धमाके के अलावा दहशतगर्दी के लिए दीगर टास्क भी दिए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि मेरा काम रॉ एजेंट से हिदायत लेकर BLA की मकामी क़यादत तक पहुंचाना होता था। रॉ एजेंट से अफगानिस्तान में मुलाकात करके हिदायत और रकम लेते थे। रकम और टास्क मिलने के बाद रॉ और RSS वाले स्नैपचैट पर राबते में रहते थे। याद रहे कि 16 मार्च को 8 बसों का काफिला नोशकी से ताफ्तान जा रहा था कि जब उस पर दहशतगर्द हमला किया गया। इसमें 5 एहलकार शहीद और 30 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी इदारों ने ये बड़ी कार्रवाई की है और नोशकी धमाके का ये अहम मुलजिम पकड़ा गया है। इसी पर बात करने के लिए साबिक वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई हमारे साथ मौजूद हैं। जाना चकजई साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, हम हवा में तीर नहीं चलाते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बलोचिस्तान का इलाका नोशकी जहां धमाका हुआ, अहम मुलजिम पकड़ा गया है। पता ये चला है कि इसके पीछे रॉ मुलव्विस है और प्लानिंग इसकी दिल्ली में हुई है। क्या कहेंगे सर? जी, बहुत ही अहम गिरफ्तारी है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बिलखसूस जिस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के जरिए फरीद बलोच को पकड़ा है, उसमें कहीं बॉर्डर्स यानी सरहदात को भी पार करना पड़ा और इसका नेक्सस अफगानिस्तान और दिल्ली से हमें मिलता हुआ नजर आया। ये पहली दफा नहीं है, लेकिन इसका तनाजुर डिफरेंट है क्योंकि अभी हालिया महीनों में हिंदुस्तान की इस प्रॉक्सी जंग में बलूचिस्तान की सरजमीन को कई तरीके से इस्तेमाल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हिंदुस्तान ने अभी रिसेंटली जो अहम कार्रवाई प्रॉक्सी BLA के जरिए करने की कोशिश की है वो ये है कि IDs बिलखसूस इन दहशतगर्दों को भी सप्लाई हुए हैं अफगानिस्तान की तरफ से। ये जो नोशकी का वाकया था, इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों के 5 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और उसमें आम लोग भी शहीद और जख्मी थे। पहली दफा ये हुआ है कि इन सरगना जो हैंडलर्स हैं उनकी प्लानिंग, उनकी जो सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है वो हमारे सामने आ गया है। अमूमी तौर पे तो ये सॉफ्ट टारगेट को जो है वो टारगेट करते हैं, चाहे वो एक स्टेशन हो या कानवाय हो या एक टैंकर हो। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने ये ब्लास्ट किया उस वक्त भी हमें ये सस्पिशन था कि ये एक पेचीदा प्लानिंग का हिस्सा है जिसके हैंडलर्स दिल्ली में बैठे हैं। और आज ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान किस तरह बलूचिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और बैनुल-अक़वामी दुनिया को अब ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि बलूचिस्तान ही असल में हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान की ये जो कोशिश है कि माशी एतबार से एक नए डायरेक्शन की सिमत बढ़ सके, उस डायरेक्शन को सबोटाज किया जा सके। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान अभी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है, ये बात है कि रियासती पॉलिसी हिंदुस्तान की न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि कनाडा में, अमेरिका में, इसी तरह GCC कंट्रीज में भी जो वाकयात में रॉ मुलविस है, अब सब दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत है जिससे निपटना न सिर्फ बैनुल-अक़वामी दुनिया की जिम्मेदारी है बल्कि इस रीजन की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर जान चकजई साहब, ये सारा सिलसिला जो है वो नया नहीं है। 2016 में नरेंद्र मोदी का यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान से मुतालिक बयान हो या फिर अजीत दोवल मुख्तलिफ मौक़ों पर ये कहते रहे हों कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करा देंगे, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर भारतीय मीडिया इसे नई टेक्निक कहता है, यानी ट्रेन हाईजैक को और इन दोनों वाक़यात को साथ मिलाकर गुरिल्ला वॉरफेयर और फिर नई टेक्निक जहां पर सुसाइडल और दीगर मामलात। तो अब कुलभूषण की सूरत ये एक नया सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए सिफारती महाज पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए?
इस वक्त जो बैन अवी दुनिया है वो इस पूरे रीजन को बहुत बारीकी से देख रही है। जब माजी में हिंदुस्तान ने इस तरह एलिगेशन लगाया तो हिंदुस्तान पे यानी दुनिया ने भरोसा किया, ट्रस्ट किया और पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशन थे उन्हें ऑन द फेस वैल्यू कबूल किया। लेकिन ये पहली दफा है जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए। आज तक किसी भी मुल्क ने यूरोप से लेके रशिया तक और जीसीसी कंट्रीज तक हिंदुस्तान के इस मौकफ से इत्तेफाक नहीं किया कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो फोरम्स हैं वहां पे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्पेस बन गया है, क्योंकि हिंदुस्तान का वतीरा ये रहा है कि बिला सबूत कोई भी वाकया कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में या हिंदुस्तान में होता है वो पाकिस्तान पे लगाते हैं। तो अब पाकिस्तान के लिए मौका है कि हम यूएन में, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हम ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं जो यूएन अलाइंड है उनमें इस मसले को उठाएं। और पाकिस्तान ने अभी जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद हुई है उसमें भी मंजूर हुई है, उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। वहां पे हिंदुस्तान ने कोशिश की कि पाकिस्तान को एक रॉक रियासत के तौर पे मुतारिफ कराए, लेकिन पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने बेहतरीन सिफारतकारी का किरदार अदा करते हुए हिंदुस्तान को भी यानी दुनिया को ये समझाया कि इस रेजोल्यूशन के जो अल्फाज हैं वो असल में गलत हैं और ये हिंदुस्तान की पॉलिसी है जिसके नतीजे में वहां पे दाखिली वाकयात होते हैं, बिलखसूस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां पे 15 लाख फौज के खिलाफ एक मुजाहिमत जारी है। तो ये भी पाकिस्तान की एक सिफारतकारी की कामयाबी है जो हमें देखने को मिली है। लेकिन अब हमें डबल इंश्योर कर देने चाहिए कि हम इस एफर्ट्स को और आगे ले जाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारी सिफारती कामयाबी भी है। और जाना चकजई साहब, अगर देखा जाए तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि हमने कोई रॉ का एजेंट पकड़ा है। इससे पहले साबिक एहलकार अभिनंदन वो भी हमने गिरफ्तार किया। अपने इलाकों में भारत की सिक्योरिटी का ये हाल है, कुलभूषण यादव माजरत के साथ, अपने इलाकों में इनकी सिक्योरिटी का ये हाल है कि इनसे सिक्योरिटी संभलती नहीं है और लोग संभलते नहीं है इनके। वो जब हलाक हो जाते हैं तो इल्जाम ये हम पर लगा देते हैं। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं क्या कनाडा, क्या अमेरिका और क्या पाकिस्तान, हर जगह जो है वो ये कार्रवाइयां करने में जो है वो तुले रहते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हिंदुस्तान का ये जो दहशतगर्दी का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ है इसको कोई संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं। अभी हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ एक डील की है जिसके खदुखाल हमारे सामने आए हैं। एक इम्प्रेशन ये था कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा और ट्रंप इंतजामिया माशी एतबार से हिंदुस्तान के करीब तो आएगा लेकिन डिप्लोमेटिक एतबार से भी आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान अभी 2-3 दिन पहले आया था उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हम पाकिस्तान के साथ भी इतने ही करीबी दोस्त हैं जितना हिंदुस्तान के साथ हैं। और जो कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान का बयानिया है उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया और पाकिस्तान पे उन्होंने कोई तनकीद नहीं की। तो ये भी एक फतेह है पाकिस्तान की कि अब दुनिया हिंदुस्तान का जो बयानिया है वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हमें एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देनी है कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। ये ग्रे जोन है जहां पे ये वाकयात और भी होते रहेंगे। कश्मीरियों की हक खुद इरादी की जो जदोजहद है वो और आगे बढ़ेगी और हिंदुस्तान की जो कोशिश है कि वहां पे टूरिज्म आएगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी, ये ख्वाब उनके दरे के दरे रह जाएंगे। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर जाना चकजई साहब जो इल्जामात हैं वो एक तरफ से आते हैं और उसके क्या कह लीजिए ग्राउंड पर कोई सबूत नहीं होता, कोई दलील नहीं होती। यानी भारत पहलगाम को आप देख लीजिए, जबकि बलूचिस्तान के मामले पर हम मुसलसल ये बताते आ रहे हैं कि आप कुलभूषण की गिरफ्तारी हो या दीगर, अभी आप फरीद बलोच की गिरफ्तारी को देख लीजिए। अब ये तमाम चीजें दोबारा से ताजा करके एक नए डॉक्यूमेंट की सूरत, एक नए डोजियर के साथ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में बाकी सिफारती सतह पर जो है वो पेश किया जाना चाहिए। यानी इस मुकदमे को बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह से आपने कनाडा का हवाला दिया उसी तरह भारत अफगानिस्तान और कश्मीर के मामले से तवज्जो हटाने के लिए जब एक हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है तब पहलगाम करवा देता है। तो हमें अब सिफारती सतह पर कितना एडवांस होना पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने काफी कोशिश की है और क्रेडिट देना चाहिए हमारे डिप्लोमेट्स को कि अभी पहलगाम के बाद जो डिप्लोमेटिक ओवरऑल बिहेवियर हमने देखा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो बिल्कुल पाकिस्तान के हक में है। उन्होंने हिंदुस्तान के बयानिए को रिजेक्ट किया है, पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा है, ना कोई प्रॉप किया है। यूएन का जो स्टेटमेंट है उसमें क्लियरली कहा गया है कि हिंदुस्तान यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाए और कोई इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए
लिए जो है वो मैकेनिज्म इवॉल्व हो। तो इससे ये बात हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान की जो मुसलसल कोशिशें हैं उसका एक नतीजा हमारे सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस बिलखसूस पाकिस्तान में अब दुनिया के मफादात हैं। पाकिस्तान मिनरल के हवाले से अब क्रॉस अटलांटिक अमेरिका जैसे ताकत जो है वो उनकी यहाँ पे दिलचस्पी है। जियो इकोनॉमिक जियो पोलिटिकली पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है। जीसीसी कंट्रीज, चाइना, रशिया वो समझते हैं कि अब हिंदुस्तान को ये जो रिवायती हेजेमनी की जो कोशिश है अब वो तर्क कर देनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सिर्फ प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ है, नेपाल, भूटान, ये मालदीव, ये ममालिक आज भी हिंदुस्तान की हेजेमनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो अभी बांग्लादेश और चाइना के जो ताल्लुकात है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान इस पूरे रीजन में भी और साउथ एशिया में बिलखसूस आइसोलेट हो गया है। बिल्कुल हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया है। जाना चकजई साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई की है, नोशकी धमाके का अहम मुलजिम पकड़ा गया है। पता ये चला है कि बीएलए को इस्तेमाल करते हुए आरएसएस और रॉ ने ये धमाका कराया। सर, हमने सिर्फ बातें नहीं की हैं, इल्जाम नहीं लगाया है सर, हमने कार्रवाई की है। यकीनन ये पैगाम है भारत को कि हम कार्रवाई करते हैं, बातें नहीं करते। बिल्कुल, ये तो बात अब तस्तबाम हो चुकी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मजीद ब्रिगेड जो है ये रॉ की एक्सटेंशन है और इसके जो 5-6 हजार सरमचार यहाँ पे एक्टिव हैं वो फंडिंग उनकी राह से होती है और ये जाके पनाह ले लेते हैं या हमारे पड़ोसी ममालिक में, वहाँ इनकी कमीनगाहें हैं, वहाँ सपोर्ट सिस्टम है। पहले भी कलभूषण वहाँ से पकड़ा गया था और वो लिविंग हमारे पास एविडेंस है। अब एक और एविडेंस आ गया और इस एविडेंस को हमें सही दुनिया के सामने पैकेज करके एक्सपोज करना चाहिए इंडियन डिजाइन्स को, और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको बरूए-कार लाते हुए इनके नेटवर्क में मजीद पेनिट्रेट करके और भी इस तरह की कामयाबी हासिल करनी चाहिए। और काइनेटिकली जिन्होंने हथियार उठाया हुआ है उनके खिलाफ स्टेट बरसरे पैकार है और उनका कलाकमा किया जाएगा। और ये सारा कड़ियां हैं उस पूरी मजमूम कैंपेन की जिसमें अभी इंडो पाक तनाव भी शामिल है और जो ये इन्होंने कश्मीर में ड्रामा रचाया है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनमें से एक ऑब्जेक्टिव यही था कि नट क्रैकर सिचुएशन में पाकिस्तान को डालें, वेस्टर्न बॉर्डर पे बीएलए और टीटीपी के जरिए प्रेशर डालें और ईस्टर्न बॉर्डर पे अपनी डिप्लॉयमेंट करें और कश्मीर में इसी बहाने स्मोक स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए कश्मीरियों के जो प्रॉपर्टी है वो हथिया ली जाए, क्योंकि अभी उसमें उन्हें नाकामी हो रही थी भारतीयों को। और अब ये जिसकी आड़ में दुनिया की जो इस वक्त अटेंशन स्टैंड ऑफ पे है और भारतीय अपना काम कर रहे हैं, कश्मीरियों की वो प्रॉपर्टी, उनके मकानात रेज कर रहे हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वो अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब दुनिया को भी एक फटीग आ गई है इनका बयानिया सुनते सुनते। तो इसको नैरेटिव फटीग में कहूंगा कि वो कई मरतबा ये झूठ सुन चुके हैं। अब तो उनके अंदर से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर से डिसेंटिंग वॉइसेस हैं जो बड़ा क्लियरली ये बातचीत उनकी है सीनियर रैंकिंग ऑफिसर्स ने कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये इंटरनल कोहेजन और हमारी अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, सोल सर्चिंग करनी चाहिए जो भारतीय ताले आजमा है ताकि वो अपनी सारी जो जिंगोइस्टिक पॉलिसी है इस पर नजरसानी करें। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर पहलगाम वाकये के बाद जो एक बबल है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बगैर सबूत प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए कि बतौर सबूत या के बाद दीगरे मामलात को पेश किया जा रहा है। अभी जो नोशकी वाला वाकया है ये सबूत के साथ, नामों के साथ, तस्वीर के साथ, तफसीलात के साथ है। अब दुनिया के लिए बड़ा साफ है मामला कि एक तरफ प्रोपेगेंडा है और एक तरफ हकायक हैं। सिफारती सतह पर किस तरह से इस सारी मुहिम को एडवांस किया जाए और दुनिया को बताया जाए कि ये हो रहा है बलूचिस्तान में और कौन है उसके पीछे? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का केस मजबूत है,
اس سینس میں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، بھارت نے اس چیز کو بتانا ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں، کہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اگر ایک واقعہ 2 سال بعد 4 سال بعد وہاں پہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو لوکلز ہیں وہاں پہ وہ بڑے تنگ ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب لوکلز کے گھر گرائے جاتے ہیں، جو چیف منسٹر اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر عمر عبداللہ ہیں، محبوبہ مفتی، وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پلیز لوگوں کے گھر نہ گرائیں. وہ لوگ جو انوالو نہیں ہیں، وہ لوگ جن کو آپ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں. سو امیجن کریں کہ چیف منسٹر کہہ رہے ہیں زیادتی کی جا رہی ہے اور یونین گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے. پاکستان کے پاس تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہیں، وہ پراکسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. سو ہمارا کیس مضبوط ہے. ہمارے کیس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں جب سیکیورٹی میں ہم کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو ڈپلومیٹک ڈومین کے اندر یا پولیٹیکل ڈومین کے اندر اس کو اس پیمانے پہ اس انداز میں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے دنیا کو، جس سے دنیا کو پتا چلے کہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے لوگ جانیں بھی دیں، 80,000 جانیں ہم نے دی. آج اس خطے میں جو امن ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. جب دنیا کہتی تھی کہ آئیں پاکستان ہمارا ساتھ دے، ہم فرنٹ لائن ریاست بنے تھے دہشت گردی کی جنگ میں، آج ہم متاثر ہو رہے ہیں تو دنیا کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اور بھارت کی طرف سے یہ جو موقف آتا ہے بار بار کہ جی پاکستان کرواتا ہے، یہ پاکستان بلوچستان کے اندر تو وہ کنڈیم بھی نہیں کرتے اس طرح کے واقعات کو، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑی میگنینمٹی کے ساتھ یہ کہا کہ ہم تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. نریندر مودی صاحب ہر 5 سال بعد ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے ڈپلومیٹک پولیٹیکل بینیفٹ لیتے ہیں. ہمیں اپنے کیس کو گلوبلی پیش کرنا چاہیے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو اس مسئلے کو کنسسٹنٹلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. دیکھیں سیکورٹی فورسز اپنی کامیابیاں جو ہیں وہ اچیو کر رہی ہیں، لیکن جب تک پولیٹیکل ڈومین میں، ڈپلومیٹک ڈومین میں ہر جگہ ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے کہ دیکھیں آج بھی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر ہر ہفتے واقعات ہو رہے ہیں تو اب ان واقعات کی ویلیو کو نہیں رہ گئی. ہمیں اس دنیا کو سینسٹائز کرنا ہے، اور سینسٹائز جب دنیا باہر سے لوگ پاکستان آتے ہیں تو ہمیں اس ہر جو پالیٹیشین باہر سے آتا ہے، ہر گلوبل لیڈر جو پاکستان میں آتا ہے یا پاکستانی لیڈر باہر جاتی ہے، تو جو جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوتا ہے اس میں دہشت گردی کا ذکر کریں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی جا رہی ہے، پراکسیز کو لانچ کیا جا رہا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم اپنے جو جوائنٹ کمیونیکے ہیں یا اپنی پریس ریلیزز میں یہ نہیں کرتے کہ پراکسیز مسلسل پاکستان میں حملے کر رہی ہیں، تو ہم اپنے کیس کو پراپرلی پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. بھارت دیکھیں 2008 میں ایک واقعہ ہوا، پاکستان ہمیشہ ایسے واقعات کو بھارت میں کنڈیم کرتا ہے، ہم تو تعاون کرنے کو تیار ہے، وہ ہر دفعہ اپنی جوائنٹ کمیونیکے میں اس کا ذکر کرتے ہیں. ہماری پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک جو لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ دنیا کے ڈفرنٹ پلیٹ فارمز اس کو ہائی لائٹ کریں. ہم نے یہ کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہ کرے. ہم دیکھیں اس خطے کے اندر آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو پکڑا جو کہ افغانی تھا. اور مجھے یہ بتائیں کہ اسی چیز کی پریشانی تھی بھارت کے اندر کہ ایک تو یہ جو واقعہ ہوا ہے امریکہ نے اس کو جو ہے وہ کوئی ڈپلومیٹکلی یا پولیٹیکلی رسپونڈ نہیں کیا. انڈیا کے اندر یہ پینک کس چیز کی ہے کہ اگر وہ رسپونڈ کر دیتے تو انڈیا بہت سارے جواز تلاش کر سکتا ہے. سو ہماری جو پالیٹیشینز ہیں اکراس دا پولیٹیکل پارٹیز، یہ ہم کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس ڈومیسٹک ایشوز میں رہتا ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے پاکستان کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی تب تک نہیں آ سکتی. ہم مومنٹم تو لے رہے ہیں، ہم اس تیزی کو پکڑنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن گاہے بگاہے ہمیں انگیج کر دیا جاتا ہے. کبھی ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ نے حوالہ دیا کہ امریکہ جو ہے اس نے ڈپلومیٹک چینل سے ابھی تک اس سارے معاملے پر کوئی رسپانس نہیں دیا. تو بنیادی طور پر یہ ڈسٹنس ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، جسے کسی زمانے میں پاکستان کے لیے آئسولیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ویسٹ بھی بنیادی طور پر انڈین پروپیگنڈا سے تنگ ہے اور جس طرح سے ویسٹ میں آپریٹ کر رہا ہے را اس سے تنگ ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اب امریکہ کو، کینیڈا کو، قطر کو، عرب جو ورلڈ ہے اس کو ایک چیز پتا چلی ہے. آپ کو پتا ہے کہ قطر کے اندر سے 9 انڈین جو نیوی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان کو سزائے موت دی گئی تھی، جس پہ پرائم منسٹر مودی قطر گئے، امیر آف قطر سے
स्पेशली अपोलोजाइज किया और वो 9 इंडियन नेवी के लोग जिन्हें सजाए मौत दी गई थी उनको वहां से छुड़ा के लेके आए और स्पेशली इंटरवीन किया। फिर कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि भारत की गवर्नमेंट यहां पे जो है वो कैनेडियंस को मार रही है। फिर अमेरिकन ने इस वक्त इंडियंस को गिरफ्तार किया हुआ है। एक इंडियन शख्स है जिनका नाम निखिल गुप्ता है, जो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, उनको चेक रिपब्लिक से डिपोर्ट किया गया, एक्स्ट्राडाइट किया गया और उनको अमेरिका लेके गया। इस वक्त अमेरिका की अदालतों में केस चल रहे हैं। फिर आप देखें कि अगर जो जिसे आप बोलते हैं फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, जिसमें कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड बर्तानिया है, वो ऑलरेडी इस नैरेटिव जो है ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का उसको बाय कर चुके हैं कि इंडिया ये काम कर रहा था। इसी वजह से इंडिया की आपको वेस्ट जो है वो किनारा कश नजर आएगा इस सारी सूरत हाल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बात की जाए इदारों की बड़ी कार्रवाई के हवाले से बलूचिस्तान के इलाके नोशकी धमाके का एक अहम मुलजिम पकड़ा गया है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भी भारत निकला है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कालादम बीएलए की मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द फरीद बलोच को गिरफ्तार कर लिया है। फरीद बलोच को पाक अफगान सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जराये ये बता रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने कालादम बीएलए की मदद से इस मंसूबे पर अमल कराया। गिरफ्तार मुलजिम ने भारत से होने वाले राब्तों से मुतालिक तमाम राज उगल दिए। फरीद बलोच ने बताया, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने इस दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार ने अफगानिस्तान में मुलाकात करके मंसूबे से आगाह किया। रॉ एजेंट ने नोशकी धमाके के अलावा दहशतगर्दी के लिए दीगर टास्क भी दिए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया, मेरा काम रॉ एजेंट से हिदायत लेकर बीएलए की मकामी कयादत तक पहुंचाना होता था।